जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो इस लेसन में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन क्या होता है। तो ये जो दोनों परिवहन हैं ये मानव की कोशिकाओं में अर्थात मतलब कि सभी जीवों की कोशिकाओं में होता है। मतलब मानव की कोशिकाओं में न कहकर हम ये कहेंगे कि ये सभी जीवों की कोशिकाओं में ये परिवहन होता है। ये परिवहन होता ही क्यों है? ये परिवहन इसलिए होता है ताकि पोषक तत्वों को कोशिका के अंदर पहुंचाया जा सके, जिससे कि कोशिका जीवित रह सके। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? जो कोशिका के लिए उपयोगी हैं भोजन बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो उसी के लिए परिवहन जरूरी है। तो हमने निष्क्रिय परिवहन देखा था, उसके दो भाग थे, एक था विसरण और दूसरा था परासरण। तो आज हमें देखना है विसरण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विसरण। तो विसरण को हम इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है किसी पदार्थ के अणुओं का उनकी गतिज ऊर्जा के कारण उच्च सांद्रण स्थल से निम्न सांद्रण स्थल की ओर गति करना विसरण कहलाता है। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगरबत्ती के धुएं का पूरे कमरे में फैलना। मतलब कि अगर आप एक जगह, ये मान लीजिए पूरा ये आयत टाइप में, जो आप स्क्रीन आपका है फ़ोन का वो आयत टाइप में है, और आप एक कोने पे ये आयत टाइप में जो है इसको आप कमरा मान सकते हैं। आपने एक कोने पे जला दिया अगरबत्ती, तो एक कोने पे जलाने से पूरे रूम में अगरबत्ती कैसे फैल जाता है? आखिर उसमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, बस धुआं वो देता है अगरबत्ती और पूरे कमरे में फैल जाता है। मतलब कि पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये कैसे होता है? तो ये विसरण के कारण होता है। तो विसरण होता क्या है? अब आइए यहाँ समझते हैं विसरण क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपने एक बीकर लिया। बीकर का मतलब आप एक ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक के ग्लास को ही हम बीकर कहते हैं। प्लास्टिक का नहीं रहता है बल्कि शीशे का रहता है, कांच का रहता है। तो एक बीकर लीजिए और उसमें जल भर दीजिए। जल मतलब पानी भर दीजिए, कुछ पानी भर दीजिए। तो हम जानते हैं कि जल के अणु जो हैं ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, मतलब कि ज़्यादा दूरी पर होते हैं। मतलब कि ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, बहुत पास चिपके हुए होते हैं, जबकि जल के अणु कुछ दूरी पर होते हैं, जिसके कारण जल फ्लो करता है यानी बहता है। तो अगर हम इस जल में चीनी डालें तो चीनी जैसे ही हम डालते हैं, चीनी आके नीचे यहाँ पे आ जाता है चीनी, और यहीं पे रहने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बिना कुछ किए ये चीनी घुल गया, इस जल में, पूरे जल में फैल गया। मतलब कि हर जगह। इसके बाद क्या होगा? दूसरे टाइम हम देखेंगे कुछ समय बाद, तो ये जो चीनी है ये जल में, पूरे जल में फैल जाएगा। मतलब कि हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। ये नहीं होगा कि कहीं से कुछ कम फैला है, कहीं कुछ ज़्यादा फैला है। मतलब कि अगर चीनी का आप रस बनाते हैं तो ये आपको नहीं लगता है कि ऊपर ज़्यादा मीठा लगा, बीच में कम मीठा लगा और नीचे जो है कम, थोड़ा ज़्यादा मीठा लगा। ऐसे होता नहीं है। ये तो पूरा रस जो आप बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, जिसको शरबत बोलते हैं, तो वो जो शरबत बन रहा है वो हर जगह मीठा है। उसमें ये नहीं हो रहा है कि ये यहाँ पे मीठा नहीं है, यहाँ पे कम मीठा है। तो ये बोलते हैं कि यह हर जगह समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से मतलब कि कहीं पे अधिक और कम नहीं फैलता है, बल्कि समान रूप से हर जगह फैल जाता है। अब यहाँ पे सांद्रण का क्या मतलब है? सांद्रण का मतलब है कि उस जल के अणु कितने पास हैं। मतलब उस पदार्थ के अणु आप मान सकते हैं, उस पदार्थ के अणु कितने पास हैं। तो ये देखिए, इसके अणु कुछ दूरी पे हैं और इसके अणु बहुत पास हैं। इसके अणु बहुत पास हैं। तो जब इसको इसमें घोला जाएगा तो इसमें फैलने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अगर दूसरा कमरा मिल जाए तो वो दूसरे कमरे में जाने के लिए मतलब जाने लगते हैं, इसलिए कि हमको दिक्कत ना हो। तो वैसे ही ये जो चीनी के अणु है, इस जल के अणुओं के बीच जो स्थान है उसमें फैलने लगेंगे। फिर फैलेंगे तो ये सारे जगह पे बराबर फैलेंगे, क्योंकि अब देखिए ना, यहाँ पे एक जगह पे थे तभी भी एकदम मतलब पास थे। तो पास थे तो इनको दूरी चाहिए।
दूर होते जा रहे हैं। तो दूर होने के लिए हर जगह समान रूप से फैलना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही जगह फैल गए तो क्या होगा, एक ही जगह फैल जाएंगे तो वो फिर से वही पास हो जाएंगे। तो इसलिए हर जगह समान रूप से फैलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस पदार्थ में अणु से आकर्षण बल कम है, किसकी अपेक्षा, जो उसमें घुल रहा है उसकी अपेक्षा अगर आकर्षण बल कम है, मतलब दूरी ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल ऐसे ही कम होगा। तो जब दूरी ज़्यादा है तो इसकी अपेक्षा दूरी ज़्यादा है, इसलिए ये इसमें फैल रहा है। अब मान लीजिए कि कोई और पदार्थ आ गया, ये चीनी रखा हुआ है और कोई और पदार्थ आ गया और जिसके अणु चीनी से भी पास हैं, बहुत पास हैं, तो वो चीनी में विस्तृत हो जाएगा, चीनी में घुल जाएगा। क्योंकि चीनी की सांद्रता कम है इस पदार्थ की अपेक्षा। अब यहाँ से समझिए, ये पानी की सांद्रता जो है ये कम है चीनी की अपेक्षा, तो और चीनी की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब चीनी में कुछ घोला नहीं जा सकता है, और जो पानी है उसमें बहुत कुछ घोला जा सकता है। इसमें घोलने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। तो इसी को हम कहते हैं विसरण। मतलब जब कोई पदार्थ अपने अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण, मतलब कि यह अणु गति करना चाहते हैं, गति करना तो ये चाहते हैं चीनी के अणु, तो गतिज ऊर्जा के कारण किसी दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाता है, घुल जाता है। जैसे आप चीनी और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो चीनी समान रूप से फैल जाते हैं। तो बस इसी को जो है हम विसरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विसरण। अब समझ में आया? तो ये कोशिकाओं में होता है, जीवों की कोशिकाओं में, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। मानव कोशिकाओं में नहीं कर सकते हैं, ये सभी सजीवों की कोशिकाओं में होता है। आशा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे, या पर्सनली आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। अब अगले लेक्चर में हम परासरण देखेंगे, परासरण क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।